हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सीमन एनालिसिस कैसे किया जाता है। सीमन एनालिसिस यानी कि पुरुषों के वीर्य की जाँच, वो क्यों करना चाहिए, कौन से पेशेंट में वो रिक्वायर्ड रहता है, विच इज़ अ करेक्ट टाइम, कौन सा टाइम सही रहता है सीमन एनालिसिस करने का, कैसे सीमन कलेक्शन किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, यह सब के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। अब मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से पेशेंट में वीर्य की जांच ज़रूरी रहती है, यानी कि इंडिकेशंस फॉर सीमन एनालिसिस। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में और अगले काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया है कि इनफर्टिलिटी जो है उसका रीज़न क्या रहता है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई कपल है जो 12 महीने से ज़्यादा विदाउट एनी यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स इंटरकोर्स करता है और उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं करते हैं, तो जैसे ही फीमेल पार्टनर की जांच ज़रूरी रहती है, वैसे ही मेल पार्टनर के भी सीमन एनालिसिस और उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन इतना ही ज़रूरी रहता है। सो अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, कौन से पेशेंट में वीर्य की जांच ज़रूरी रहती है। जैसे मैंने बताया वैसे ही अगर कोई कपल है 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और फिर भी वो कंसीव नहीं करता है, तो उसमें हम सीमन एनालिसिस एडवाइस करते हैं। दूसरे, अभी आज का जो आधुनिक युग है इसमें काफ़ी सारे हस्बैंड एंड वाइफ बोथ द कपल्स आर वर्किंग है, फिर लेट जैसे उनकी शादी होती है एंड जब भी वो प्लानिंग करते हैं तभी अगर फीमेल पार्टनर की उम्र 35 से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज है फीमेल पार्टनर की, और 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, वह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स और अब भी कंसीव नहीं करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी पुरुषों के वीर्य की जांच एडवाइस की जाती है। और जो पेशेंट है कि जिनका कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि कोई सर्जरी हुआ है या तो कोई ड्रग का हिस्ट्री है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग है, एडिक्शंस वगैरह है, सिग्निफिकेंट कोई मेडिकल हिस्ट्री यानी कि कोई डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम सीमन एनालिसिस एडवाइस कर सकते हैं। और जो कपल है या तो कोई मेल पर्सन है जिनको उनका फ्यूचर फर्टिलिटी जानना है, तो ऐसे पेशेंट में भी सीमन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही कोई कपल है जिसमें मेल पार्टनर का सीमन एनालिसिस एडवाइस कर रहे हैं, तो उनके लिए यह चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सीमन कलेक्शन या तो सीमन एनालिसिस के लिए सैंपल देने का सही वक्त कौन सा होता है। जैसे कि रूटीनली हम एडवाइस करते हैं कि मिनिमम 3 to 7 डेज़ का एब्सटिनेंस होना चाहिए, यानी कि लास्ट इजैक्यूलेशन से एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ का गैप होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अगर आप लेस देन 3 डेज़ में अगर सैंपल देते हो तो इसमें फॉल्सली पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर 3 दिन से कम दिन में आपने सैंपल दिया है तो जो सीमन सैंपल है उसका जो काउंट है वो कम आ सकता है। जैसे आपने 7 दिन से ज़्यादा गैप है, एब्सटेनेंस है और सैंपल देते हैं, तो मोटिलिटी कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो फॉल्सली पॉजिटिव आती है, यानी कि आपका जो रिपोर्ट आता है उसमें अगर काउंट कम आता है, मोटिलिटी कम आने की संभावना होती है। एक्चुअली देखने को जाए तो रिपोर्ट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपने यह गैप नहीं रखा है तो आपका रिज़ल्ट एबनॉर्मल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि सीमन सैंपल जो रहता है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन से मेथड्स रहते हैं जिससे आप सीमन सैंपल एनालिसिस के लिए दे सकते हैं। रूटीनली जो प्रैक्टिस किया जाता है वह रहता है आइदर विद द मैनिपुलेशन और विद द मास्टरबेशन यू कैन गिव द सैंपल। कोई पेशेंट में अगर तकलीफ़ हो रही है तो उनके जो वाइफ है वो उनको सहायक रूप हो सकते हैं, या तो वी कैन गिव ड्रग्स ऑल्सो, मेडिसिन जो दी जाती है अगर कोई कपल को डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो।
काफ़ी सारे कपल्स रहते हैं और उनका कहना रहता है कि मैम कि इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल एट द सेंटर, या तो जो लैब है वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो घर से भी सैंपल लेके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान उतना रखना है कि जब भी आप घर से सैंपल लाते हो तो विद इन हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 आवर में वह सैंपल लैब तक पहुँचना चाहिए। और जब भी आप सैंपल लेके आते हो तभी वो जो सैंपल का कंटेनर है उसको अपने बॉडी टेम्परेचर के उसका जो टेम्परेचर है वो वार्म रहना चाहिए। सो इट शुड बी इन क्लोज कांटेक्ट विथ योर बॉडी। यह चीज़ का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। सीमेन एनालिसिस के लिए जो कंटेनर रहता है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेनर में आप सैंपल कलेक्ट करके एनालिसिस के लिए दे सकते हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो कंटेनर रहता है वो वाइड माउथ रहता है उसका, और इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक कंटेनर, यानी कि उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इफ़ इट इज़ टॉक्सिक कंटेनर और उसमें अगर कोई भी टॉक्सिन्स है तो स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है और स्पर्म का जो काउंट है उसके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। और देर आर सम कंडोम्स ऑल्सो, जो कंडोम आते हैं उसमें भी सीमन कलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो कंडोम रहते हैं वो रेगुलर कंडोम नहीं रहते हैं, क्योंकि जो रेगुलर कंडोम रहते हैं उसमें स्पर्मिसिडल जेली रहती है। उसका मतलब कि वो जो स्पर्म्स है उसको मार देता है, यानी कि स्पर्मिसिडल। सो अगर आप रेगुलर कंडोम लेते हो तो उसमें अगर आपकी जो रिपोर्ट आती है वो फॉल्सली के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेसिफिकली डिज़ाइन जो कंडोम्स रहते हैं जिसमें नॉन टॉक्सिक एंड विदाउट द स्पर्मिसिडल जेली जो कंडोम रहते हैं वह आप सीमेन कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सीमेन एनालिसिस जो है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि WHO क्राइटेरिया है, WHO 2010 लोअर रेफरेंस लिमिट फॉर द सीमेन एनालिसिस। बेसिकली जो हम चेक करते हैं वो रहता है कि स्पर्म का काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है और स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्पर्म का काउंट कितना है। नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज दिया गया है अकॉर्डिंग टू WHO 2010 क्राइटेरिया फॉर द काउंट इज़ मोर देन 15%, यानी कि 15 मिलियंस पर ml से ज़्यादा अगर स्पर्म काउंट है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट का सीमेन एनालिसिस है उसमें काउंट लेस देन 15 मिलियंस है, यानी कि काउंट कम है, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि काउंट जो है इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 15 मिलियन। मोटिलिटी जो रहती है उसमें 2 प्रकार की मोटिलिटी आती है, और फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 32%। सो अगर मोर देन 32% मोटिलिटी है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर मोटिलिटी लेस देन 32% है तो उसे एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रहता है वह है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है और जो स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मॉर्फोलॉजी आइडियली इट शुड बी मोर देन 4%। मॉर्फोलॉजी के लिए हम जो फॉलो करते हैं वो है क्रूगर्स क्राइटेरिया एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। सो अकॉर्डिंग टू WHO 2010 क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजी शुड बी मोर देन 4%। और जैसे हम IVF स्पेशलिस्ट हैं, जो ART स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए पेशेंट को प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिजल्ट देना और प्रेगनेंसी कंटिन्यूस 9 मंथ्स तक फुल टर्म उनके हाथ में बच्चा देना, दैट इज़ ऑलवेज आवर टारगेट। तो हम जो फॉलो करते हैं दैट इज़ अ क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। और वो जो क्राइटेरिया है उसमें कहा जाता है कि जैसे अगर मॉर्फोलॉजी मोर देन 15% है, 14 to 15%, देन दैट कपल कैन कंसीव नेचुरली, और जो बच्चा आने वाला है वो एक हेल्दी बच्चा आ सकता है। दूसरा जो क्लास है कि अगर उनका मॉर्फोलॉजी बिटवीन 4 to 15% है तो उसे सब फर्टाइल कहा जाता है, यानी कि यह पेशेंट को कंसीव करने में
प्रॉब्लम आ सकती है, या तो अगर वो कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। और तीसरा जो क्लास है अकॉर्डिंग टू क्रूगर्स एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इज़ लेस देन 4% मॉर्फोलॉजी। अगर कोई कपल है और उनका जो सीमन एनालिसिस है उसमें लेस देन 4% मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म्स नॉर्मल है, तो यह पेशेंट को IVF की ट्रीटमेंट जो है, ICSI का जो ट्रीटमेंट है उसका ऑप्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मॉर्फोलॉजी लेस देन 4% है तो उसे IVF की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और इन्हें हम बोलते हैं कि टेरेटोस्पर्मिया। सो काफ़ी सारे हम पेशेंट्स देखते हैं कि जैसे जिनका हिस्ट्री है कि स्मोकिंग का हिस्ट्री है, अल्कोहल का इंटेक है, या तो कोई स्पेसिफिक ड्रग हिस्ट्री वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी मोटिलिटी भी कम रहती है, काउंट भी कम रहता है, और मॉर्फोलॉजी भी एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया, यानी कि ओट्स यह टर्मिनोलॉजी दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर रिड्यूस्ड मोटिलिटी है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, लेकिन अगर कोई कपल है जिनका सीमेन एनालिसिस हुआ है और उसमें एक भी स्पर्म नहीं दिख रहा है तो उसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस करते हैं तो मिनिमम 2 to 3 सैम्पल्स आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जैसे कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है कि लास्ट 3 महीने में उनको फीवर का हिस्ट्री है, या तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन चल रही है, तो वह सब हिस्ट्री लेना, और अगर कोई मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो वो मेडिसिन स्टॉप करवाना है। और एडिक्शंस जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या तो कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो स्टॉप करवा के उसके 3 महीने के बाद उनका रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि स्पर्म्स जो रहते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है तो वह एवरी 3 मंथ्स चेंज होता है। सो अगर हमने आज रिपोर्ट देखा है उसमें एजोस्पर्मिया बता रहा है तो वह पेशेंट का प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह करके उनका रिपीट सैंपल लिया जाता है, और अगर 2 to 3 सैंपल्स में सेम रिपोर्ट आता है तभी हम उनको एजोस्पर्मिया करके लेबल कर सकते हैं। दूसरे जो पेशेंट्स रहते हैं कि उनके लिए फैमिली हिस्ट्री प्लस उनका जो ड्रग हिस्ट्री है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, आज के ज़माने में ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे IT इंजीनियर्स वगैरह है, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑफिस नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मुझे देना है उनको कि अगर आपका काम लैपटॉप वगैरह से आप कर रहे हो तो लैपटॉप को आपको कोई टेबल पे रखना है, ना कि आपको लैप पे रखना है, क्योंकि आप लैप पे जब भी रखते हो तो उसकी वजह से जो हीट प्रोडक्शन होता है वह आपके टेस्टिस को और आपके स्पर्म काउंट को भी असर कर सकता है। इवन मोबाइल वगैरह का यूज़ भी अभी काफ़ी बढ़ गया है, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल वगैरह जो है वो आप पॉकेट में मत रखो, यानी कि आपके जो पैंट के पॉकेट्स है उसमें मत रखो, और आपका जो शर्ट का वगैरह टी शर्ट का पॉकेट है उसमें अगर आप मोबाइल रखोगे तो आपके स्पर्म्स को मोबाइल की वजह से जो रेज वगैरह आ रहे हैं, जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है, वह अफेक्ट नहीं होगा। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके सीमन पैरामीटर्स एबनॉर्मल आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव द सीमन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और दूसरा जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाने जाते हो तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यह वीडियो में बताया है कि उसका जो कलेक्शन है वह अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। एब्सटेनेंस जो है, आपको जो गैप रखना है मिनिमम 3 to 7 डेज़ का गैप रखना है, और जब तक हो सके आपका जो सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट है वो ऐसी लैब में करवाए जो जनरली IVF या तो ART लैब है उसमें करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। आपको लगता है कि और कोई टॉपिक, फर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक हम लेके आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।